हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे एमसीक्यूज का सेशन लाया हूं। मैंने इस चैनल पे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को अच्छे से डिस्कस किया है। हमने 2 लेक्चर्स में सारा का सारा टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये तो मेरी पहली रिक्वेस्ट ही समझ लो कि अगर ये एमसीक्यू सेशन करने से पहले आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियो चेक कर लो, एक बार कंसेप्ट समझ लो। मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी मैं एमसीक्यूज लाया हूं आप सारे के सारे सॉल्व करोगे। सारे के सारे एमसीक्यूज जो आज मैं आप सबके लिए लाया हूं यहां पे इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अच्छे से डिस्कस करेंगे, चीजों को समझेंगे और बहुत ही अच्छे वे में इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला एमसीक्यू है और लास्ट टाइम की तरह जब हमने एमसीक्यू सेशन किया था तो मैंने आपको बताया था आप भी अपने एंड पे एमसीक्यूज के आंसर देते जाओ, नोट करते जाओ और एट द एंड मुझे बताओ कि आपने कितने सारे एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर दिया। और अगर आपने लेक्चर देखा है तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड। वो बीमारियां जो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है उन बीमारियों को आप क्या बोलते हैं। और मैंने ये लेक्चर में सबसे स्टार्टिंग में बोला है कि वो बीमारी जो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है उसको क्या बोलते हैं। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे पास है कम्युनिकेबल डिजीज, डिजेनरेटिव डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नन ऑफ द अबव। अगर बीमारी एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल रही है तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आपकी सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कोविड की। कोविड टाइम पे आपको बोला जाता था मास्क लगाओ, घर में बैठो। क्यों? क्योंकि जो कोविड था ना वो फैलता था, एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलता था। आपको कोविड है, आप खांस रहे हो, दूसरे बंदे पे ड्रॉप गिर रहा है, आपके सलाइवा का ड्रॉप गिर रहा है, तो उसमें भी कोविड होने के चांसेस रहते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है, वो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है। उसके कंपैरिजन में जो हमारा दूसरा है डिजेनरेटिव डिजीजेस क्या होता है, इसमें सेल्स का डिजेनरेशन होता है, सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है। जैसे ब्रेन में डिजेनरेटिव डिजीजेस होने से न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन होती है। जैसे अल्जाइमर से कंडीशन है तो न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन होती है, तो क्या होगा, तो बंदे को सोचने समझने में प्रॉब्लम होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलती, आपने याद रखना है। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारे पहले क्वेश्चन का वो है कम्युनिकेबल डिजीज। और एग्जाम्पल मैंने यहां पे आपको कोविड बताया, और भी बड़ी सारी एग्जाम्पल्स आएंगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सबने सही किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पीडीएफ में मैंने आंसर्स भी मेंशन किए हुए हैं। ये पीडीएफ में आपको मंजिल भारत की टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नीचे आपके ऑप्शंस में डिजीजेस है, बीमारियां है। हमें बतानी है कि इन ऑप्शंस में कौन सी बीमारी एग्जाम्पल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की। अब आप देखो यहां पे ऑप्शन ए है हमारे पास कैंसर। मुझे बताओ कैंसर कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल? क्या ऐसा होता है कि कैंसर पेशेंट है और आप कैंसर पेशेंट के साइड में हो तो आपको भी हो जाएगा? अल्लाह ना करे। और सेम चीज दूसरा ऑप्शन है हमारा डायबिटीज। और ऐसा कभी नहीं होता कि डायबिटीज का पेशेंट बैठा है और आप इसके साइड में बैठो और आपको भी डायबिटीज हो जाएगा। तो ये नहीं फैलती ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, इसके डिफरेंट कॉजेज रहते हैं। जैसे डायबिटीज का एक कॉज रहता है कि मां बाप में है तो बच्चों में भी हो सकता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है हाइपरटेंशन। ऐसा है कि जो ब्लड प्रेशर पेशेंट होता है, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट जिसमें प्रेशर ज्यादा हो ब्लड का, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो
उसके साइड में बैठ जाओगे तो आप में भी हो जाएगा, या किसी मच्छर के काटने से आप में हाइपरटेंशन हो जाएगा, वो नहीं होता ना। तो ये जो बीमारियां, जो तीनों ऑप्शंस है, ये नहीं फैलती, एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलती। तो तीनों के तीनों क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तीनों के तीनों क्या है? नॉन कम्युनिकेबल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमें बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये तो तीनों के तीनों नॉन कम्युनिकेबल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ये बिल्कुल एक रिवीजन सेशन है, और मैं बताता हूं आपको, जो मैंने आपको कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कराया है, सारा का सारा हम रिवाइज करेंगे। आगे मैं इस पे और एक सेशन भी लाऊंगा, पर्टिकुलरली डायग्नोस्टिक टेस्ट्स पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अल्जाइमर्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस आर एग्जांपल्स ऑफ। अल्जाइमर्स एक बीमारी है, आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन, उसकी डिजीज है अल्जाइमर्स। और उसके साथ साथ दूसरी एक डिजीज मेंशन है ऑस्टियोपोरोसिस। और हमें बताना ये अल्जाइमर्स और ऑस्टियोपोरोसिस किसकी एग्जाम्पल है। अल्जाइमर्स और ऑस्टियोपोरोसिस किसकी एग्जाम्पल है? हमारे पास ऑप्शन है कम्युनिकेबल डिजीज, डिजेनरेटिव डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब पहले समझ लो अल्जाइमर्स क्या है। अल्जाइमर्स क्या होता है कि ब्रेन में, देखो ब्रेन में आपके न्यूरॉन्स होते हैं, और ब्रेन ही आपको हर कोई चीज बताता है। कि मैंने पेन पकड़ा हुआ है, कौन बोल रहा है पेन पकड़ो? ब्रेन बोल रहा है ना। और ब्रेन में क्या है? न्यूरॉन्स होते हैं। तो अल्जाइमर्स में क्या होता है? यही न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन होता है। तो अल्जाइमर्स में जब न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होता है? आपको चीजें याद नहीं रहती, चीजें करने में प्रॉब्लम्स आती है। देखो मैं पेन पकड़ रहा हूं तो ब्रेन की वजह से पकड़ रहा हूं ना, ब्रेन बोल रहा है पेन पकड़ो, ब्रेन बोल रहा है इस मसल को पेन पकड़ो। तो जब अल्जाइमर्स कंडीशन होती है तो बंदा चीजें भूल जाता है, क्योंकि न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन होता है, और उसके साथ साथ चीजें करने में, डे टू डे एक्टिविटीज करने में बहुत परेशानी आती है। अल्जाइमर्स पेशेंट को ज्यादा हमें डीप नहीं जाना। अब ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर लो। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? आपकी हड्डियों में कमजोरी आती है। जो हड्डियां होती है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारे जॉइंट्स है, उसमें कमी आ जाती है। कैल्शियम की कमी की वजह से जॉइंट्स में वीकनेस आ जाती है, तो प्रॉब्लम्स होती है। तो बस इतना समझेंगे। तो अल्जाइमर्स हो या ऑस्टियोपोरोसिस हो, अल्जाइमर्स दिमाग में क्या हो रहा है? सेल्स का डिजेनरेशन। ऑस्टियोपोरोसिस आपके जॉइंट्स में सेल्स का डिजेनरेशन। तो ये जो दोनों बीमारियां है, कौन सी डिजीज है? ये होती है आपकी डिजेनरेटिव डिजीजेस। तो आप क्या टिक करोगे? ऑप्शन बी को टिक करोगे, डिजेनरेटिव डिजीजेस। अल्जाइमर्स क्या है? डिजेनरेटिव डिजीज। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? डिजेनरेटिव डिजीज। आई होप आपने चीजें समझ ली। अल्जाइमर्स में किसका डिजेनरेशन होता है? ब्रेन के न्यूरॉन्स का। ऑस्टियोपोरोसिस में आपके जॉइंट्स में जो सेल्स होती है। बस इतना याद रखो। और कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? जो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैले। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? जो एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलती। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, goiter and the enlarged thyroid gland are mainly diagnosed in patients with deficiencies of which of the following minerals? बोला है इस क्वेश्चन में कि जो गोइटर है, गोइटर एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है। यहां पे स्वेलिंग होती है थायराइड ग्लैंड की, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाता है ना, स्वेल हो जाता है। ऐसे आपने देखा होगा, बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें गोइटर की वजह से पूरा ये एरिया, जो नेक एरिया होता है, पूरा स्वेल हो गया है, ऐसे हो जाता है ये। तो गोइटर में बोलता है कि जो बेसिक प्रॉब्लम होती है गोइटर में, थायराइड ग्लैंड हमारा यहाँ पे होता है। थायराइड ग्लैंड के बड़े सारे फंक्शन है, आपको उसमें नहीं जाना, बस इतना समझ लो। गोइटर में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे स्वेलिंग होती है। तो यहाँ पे आपको मतलब ग्रोथ ज्यादा दिखती है, गर्दन मोटी दिखती है उस बंदे की। तो बोलता है कि कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है? सिंपल आंसर मैं बताऊंगा, आपने याद रखना है। सिंपल ऐसा क्वेश्चन आए, यहां पे 4 ऑप्शन है, आयरन है, आयरन है, आयोडीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। आपने क्या करना है? आपने चूज करना है आयोडीन को। और हमेशा याद रखो, ग्वाइटर हो, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से। तभी आप देखते थे पहले पहले ऐड आता था कि आयोडीन वाला नमक खाओ, क्या आपके सॉल्ट में आयोडीन है? तो वो इसीलिए होता था।
इन कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए, गॉइटर को प्रिवेंट करने के लिए। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहां पे लिखा है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया आर एग्जांपल्स ऑफ, दो डिजीजेस लिखी हैं, एक है सिस्टिक फाइब्रोसिस और दूसरी है हीमोफीलिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, सिंपल हम समझेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, आपकी जो बॉडी सेक्रेशंस है ना वो थिक हो जाती है। देखो मेरी बॉडी में सलाइवा बनता है तो मेरी बॉडी सेक्रेशन है, सलाइवा थिक हो जाएगा इसमें कंडीशन में। आपकी बॉडी में म्यूकस होता है, आपके लंग्स में, आपकी ईयर पाइप में म्यूकस होता है, तो वो म्यूकस थिक हो जाएगा। इस कंडीशन में सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में बॉडी सेक्रेशंस थिक हो जाती है। अब उससे क्या होगा, देखो सेक्रेशन मोटी हो गई, मुझे बताओ अगर लंग्स में सेक्रेशन ज्यादा हो रही है और वो मोटी हो रही है तो क्या होगा। देखो यहां पे आपके लंग्स कुछ इस तरीके से होते हैं, तो यहां से एयर आता है, सांस लेने के लिए एयर आता है, तो अगर यहां पे सेक्रेशन ज्यादा हुई तो यहां पे ब्लॉक आ जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत होगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये चीजें होती है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डेडली कंडीशन है, आपने याद रखना है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में अगर आपको कट लगा तो जल्दी से क्लॉट नहीं बनता, ब्लीडिंग होती रहती है। और ये बता रहा है कि ये दोनों कंडीशन सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया ये है क्या, ये हेरिडिटरी डिजीजेस है, ये डिजेनरेटिव डिजीजेस है, ये डेफिशिएंसी डिजीजेस है, ये नन ऑफ द अबो। अगर इनमें से कोई नहीं है तो नन ऑफ द अबो। तो मैं आपको बताऊं सिस्टिक फाइब्रोसिस या हीमोफीलिया दोनों के दोनों क्या है, हेरिडिटरी डिजीजेस। अगर आपके मां बाप में से किसी को है, आपके दादा परदादा में किसी को है, तो चांसेस रहते हैं ये चीज आप में भी हो, क्योंकि जेनेटिक होती है, जीन से पास होके आती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो आपने याद रखना है दोनों के दोनों सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया दोनों के दोनों क्या है, हेरिडिटरी डिजीजेस। अगर आपको डिजीज याद भी नहीं रहता ना क्या है, बस इतना याद रखो नाम से, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया क्या है, हेरिडिटरी डिजीजेस। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नीचे मेंशन है वेरियस टाइप्स जो डिजीजेस के रहते हैं, तो बोलता है कौन सा टाइप है जो पैथोजन से होता है। और अगर आपने लेक्चर देखा है तो मैंने ये मेंशन किया है वहां पे कि ये बीमारियां है जो पैथोजन से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। पैथोजन अलग अलग तरह के होते हैं, बैक्टीरिया पैथोजन है, वायरस पैथोजन है, हेलमिंथ पैथोजन है, आपका प्रोटोजुआ पैथोजन है, प्रोटोजुआ जिससे मलेरिया होता है, मैंने बताया लेक्चर में ये सारी चीजें। तो वो बीमारियां जो पैथोजन से होती है, कौन सा टाइप रहेगा ऑप्शंस में, वो डेफिशिएंसी डिजीज है, वो हेरिडिटरी डिजीज है, वो इंफेक्शियस डिजीज है, या डिजेनरेटिव डिजीज है। तो मैं आपको बताऊं कि जो बीमारियां पैथोजन से होती है वो कौन सी बीमारियां होती है, इंफेक्शियस डिजीजेस। पैथोजन मतलब बैक्टीरिया वायरस वगैरह, और जो बीमारियां पैथोजन से होती है वो क्या होती है, इंफेक्शियस डिजीजेस। और इंफेक्शियस डिजीजेस एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। और ये जो इंफेक्शियस डिजीज है ये किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आप में होती है, या बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या कोई और तरीके का ऑर्गेनिज्म। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी बीमारी है जो किससे होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी से। देखो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, प्रोटीन आपके मसल्स बनाता है, आपके न्यूट्रिशन में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो ना, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी तरीके से आपको प्रोटीन भी लेना होता है। जैसे अंडों में प्रोटीन होता है, मीट में प्रोटीन होता है, और बड़े सारे प्लांट प्रोटीन है जैसे सोया वगैरह में भी प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन आपके लिए जरूरी है, आपकी मसल्स को बनाता है। बोलता है कौन सी कंडीशन है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है, कि अगर आप में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो क्या होगा, क्या एनीमिया होगा, क्या वॉशरकॉर होगा, क्या हाइपोथायराइडिज्म होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा। तो मैं आपको बताऊं यहां पे वॉशरकॉर एक कंडीशन है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है, और किसमें होती है, बच्चों में होती है वॉशरकॉर। वॉशरकॉर क्या होता है, जिन बच्चों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है,
जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी है उनमें क्या होता है, वॉशरकार। और इसके कंपैरिजन में एक और डिजीज है मरसमस। याद रखना इस पॉइंट को जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, मरसमस। मरसमस में बच्चों में प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होती है और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी होती है। अगर बच्चे में दोनों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी है तो कंडीशन क्या होती है, मरसमस। और अगर खाली प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो कंडीशन को क्या बोलते हैं, वॉशरकार। अब इनके अपने अपने सिम्टम्स वगैरह है तो वहां वो हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे अभी के लिए। बस सिंपल याद रखो, प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या होता है, वॉशरकार। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी है तो मरसमस। और यहां पे ये ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया होता है जब ब्लड सेल्स कम हो जाए, बॉडी में आरबीसीज कम हो जाए। आरबीसीज क्या है, आपकी ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आपके ब्लड में, खून में आपके रेड ब्लड सेल्स होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है। तो चलते हैं आगे। और हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है जब आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम ना करे, कम काम करे। तो थायराइड ग्लैंड आपके थायराइड हार्मोन्स बनाता है और अगर ये कम काम कर रहा है, कम बना रहा है, तो आपको कौन सी कंडीशन है, हाइपोथायराइडिज्म। और आपने देखा भी होगा जिनमें थायराइड की कमी होती है तो आप देखते हो वो टैबलेट्स लेते हैं थायराइड के। उनके पास एक डिब्बी होती है जिसमें टैबलेट होते हैं, तो वो वही टैबलेट्स लेते हैं। और वो टैबलेट क्या होता है, वो आप बाहर से थायराइड हार्मोन दे रहे हो। जो आपका थायराइड ग्लैंड खुद से बनाता है ना हार्मोन, वो आप बाहर से दे रहे हो उन पेशेंट्स में, तो वही वो डिब्बी होती है उनके पास जिसमें थायराइड्स के टैबलेट होते हैं। तो चलते हैं आगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। थोड़ा सा एनर्जी मैं भी लगा रहा हूं, लेकिन बस ये है कि आपको चीजें समझ में आ जाए। और कोई टेंशन नहीं लेना, बस इन एमसीक्यूज को अच्छे से देखो, लेक्चर को जो मैं बता रहा हूं वो पॉइंट्स को नोट करो, सब कुछ अच्छे से होगा, आपके एमसीक्यूज निकलेंगे, आप अच्छा करोगे अपने एग्जाम्स में। Which of the following vitamins? Question number 8. Which of the following vitamins is also known as ascorbic acid? Vitamins का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो vitamins की डेफिशिएंसी से डिजीजेस होती है, तो ये भी आपके डिजीज वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कौन सा विटामिन है जिसको आप क्या बोल रहे हो, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे विटामिन ए है, बी है, सी है, ई है। तो मैं आपको सीधे बताऊं, ये मैंने ऑलरेडी पीछे वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए क्या है आपका, रेटिनॉल। विटामिन ई क्या है आपका, टोकोफेरॉल। विटामिन बी ये कॉम्प्लेक्स होता है पूरा का पूरा, इसमें B1 है, B2 है, B3 है, डैश डैश डैश। तो ये जो सारा है, ये विटामिन्स का लेक्चर मैंने अच्छे से कराया हुआ है, विटामिन्स पे मैंने एमसीक्यूज भी कराए हुए हैं, आप वो देखो, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आप अपने एग्जाम में अच्छा करोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय। किस चीज से आप डेफिशिएंसी डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हो। देखो, डेफिशिएंसी डिजीज किसी ना किसी चीज की कमी की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप में वाइटामिन की कमी है या किसी भी विटामिन की कमी है तो हम बोलेंगे आप में क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज है। तो मुझे बताओ, अगर आप में डेफिशिएंसी डिजीज है तो उसको दूर कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, उस डेफिशिएंसी को रिमूव करो। अगर आप में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, विटामिन सी दे के। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शंस है, प्रोलॉन्ग कुकिंग, आप बहुत समय तक कुकिंग करते रहो, ईटिंग ओनली फ्रूट्स, फ्रूट्स खाओ, ईटिंग ओनली वेजिटेबल्स, खाली वेजिटेबल्स खाओ। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास, ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू, आप ऐसा खाना खाओ जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा हो। और ऐसा खाना जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा होता है, इसका मतलब है इस खाने में सब कुछ है, इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें वो सब कुछ है जो आपकी बॉडी को चाहिए। तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि डेकर आप में डेफिशिएंसी डिजीज है, तो वो डेफिशिएंसी किससे दूर होगी, एक अच्छे खाने से होगी जिसमें अच्छा न्यूट्रिशन होगा। क्योंकि जिस चीज की आपकी डेफिशिएंसी है, अगर वो उस खाने में है तो वो डेफिशिएंसी खुद ब खुद करेक्ट हो जाएगी। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एड्स। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, किससे होता है, एचआईवी से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस एड्स।
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम किससे होता है? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और मैंने ये पीछे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जो मैंने लेक्चर लिया है, मैंने पूरा ये समझाया है एड्स में क्या क्या चीजें आपने याद रखनी है। तो यहां पे बस मैं इतना बताऊंगा, एड्स क्या है? वायरल डिजीज है। कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है। डेंगू वायरल डिजीज है। फीवर वायरल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा। तो ये जो सारी डिजीज यहां पे लिखी हुई है, ये बोल रहा है ये किन की एग्जांपल्स है। एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू, फीवर, इन्फ्लुएंजा किन डिजीज की एग्जांपल है? तो यहां पे ऑप्शन है हमारे पास डेफिशिएंसी डिजीज, इंफेक्शियस डिजीज, फिजियोलॉजिकल डिजीज, नॉन इंफेक्शियस डिजीज। अब देखो यहां पे कॉमन चीज जो मैंने आपको अभी बताई, ये जो सारी डिजीज मेंशन है वायरल डिजीज है, वायरस से होती है। और आपको पता है जो बीमारियां वायरस से होती है, मतलब वायरस क्या एक तरह का पैथोजन है ना, और वायरस से जो भी बीमारी होगी वो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलेगी। और वायरस से हो रही है ना, किसी ना किसी पैथोजन से हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, क्योंकि वायरस भी क्या है? पैथोजन है। और मैंने आपको पहले ही बताया जो बीमारियां पैथोजन की वजह से होती है उनको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि इसको अच्छे से मैं आपको समझाऊं कि जो बिल्कुल जिसको साइंस का कुछ भी नहीं पता उसको भी समझ में आ जाए। और मैं कोशिश करता हूं आपको बेस्ट से बेस्ट दूं। बाकी आपका भी फर्ज बनता है, अगर कहीं पे आपको कुछ लगता है कि किसी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए या कोई डाउट है आपको, आप मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। नहीं आएगा देखूंगा, सीखूंगा, आपको बताऊंगा। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? ऐसा कौन सा वाइटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? और ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, जब भी ब्लड क्लॉटिंग देखो, ब्लीडिंग देखो, आपने आंख बंद करके आंसर क्या देना है? विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है। और अगर आपके में आप में विटामिन के की डेफिशिएंसी है, तो जब कट लगेगा, ब्लड निकलेगा, तो उसमें जल्दी से क्लॉट नहीं बनेगा, मतलब ब्लीडिंग जल्दी से स्टॉप नहीं होगी। बस सिंपल याद रखो कौन सा विटामिन है जो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में? विटामिन के। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है कंडीशन है ज़िरप्थैल्मिया। ज़िरप्थैल्मिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ज़िरप्थैल्मिया एक कंडीशन है, ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है? और आपके ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। ज़िरप्थैल्मिया अगर आपको याद हो, मैंने अपने विटामिन के लेक्चर में आपको बताया था, जब मैं विटामिन ए पढ़ा रहा था, मैंने बताया था विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात को देखने में इशू आएगा। और उसके साथ साथ मैंने ज़िरप्थैल्मिया भी बताया था और केरेटोमलेशिया भी बताया था। और मैंने बताया था जो ज़िरप्थैल्मिया है इसमें ड्राई आईज होता है। देखो आपके आईज हमेशा मॉइस्ट होते हैं, अगर ये आईज ड्राई हो जाए ना, तो आपके विजन में इशू आएगा, आपका विजन चला जाएगा। और ज़िरप्थैल्मिया एक ऐसी ही कंडीशन है जो किससे होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। ये सारा कुछ मैंने अपने विटामिन के लेक्चर में पढ़ाया है, ज़िरप्थैल्मिया। ठीक है। और ये एक डिजीज है, तो हमारे कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी आ जाता है। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज? देखो यहां पे चार ऑप्शन है, बता रहा है कि इनमें से कौन सा नॉ इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। नॉट देख लेना, हमेशा जब पेपर देने जाओ ना, ये नॉट वाले क्वेश्चंस अच्छे से देखो और हमेशा पेपर सब्र से करो, क्योंकि ये नॉट वाले क्वेश्चन ही फंसाते हैं। क्योंकि हम आंसर तो कर देते हैं, बाद में घर जाके हमें पता चलता है यार नॉट तो देखा ही हमने, मतलब नॉट देखना भूल गए, और उस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहां पे भी बता रहा है कि इन चारों ऑप्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। डेंगू, आपका डेंगू वायरस से होता है, तो ये क्या है? इन्फेक्शियस है। सिकरवी, सिकरवी आपका विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। अगर आप में विटामिन सी की कमी हो तो ये इन्फेक्शियस नहीं है, नॉट नॉन इन्फेक्शियस। और सिकरवी में क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स होते हैं, गम्स से ब्लड आता है। और टाइफाइड फीवर आपका साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियल डिजीज, उससे होता है टाइफाइड फीवर। तो ये क्या है? और आपको पता है टाइफाइड फैलता है
और किससे हो रहा है? बैक्टीरिया से हो रहा है, तो क्या है? इन्फेक्शियस। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ मैंने आपको बताया था, मुर्गे की आवाज वाली खांसी, तो ये भी बॉर्डेटेला पर्टुसिस से होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो आपका बैक्टीरिया है, तो उससे होता है, तो ये भी क्या है? इन्फेक्शियस है। तो आपके 3 ऑप्शन इन्फेक्शियस है, एक को छोड़ के जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, सिकरवी, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सिकरवी इन्फेक्शियस नहीं है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following is the main cause of blindness in children worldwide? पूरी दुनिया में जो आंखों का अंधापन है बच्चों में, उसका मेन रीजन क्या है? और ये एमसीक्यू मैंने आपको पीछे भी एक बार कराया है, जब मैंने विटामिन्स का लेक्चर लिया था। आपके ऑप्शंस है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आई की एक कंडीशन है जिसमें आईज का, देखो ये आई है ना, आई के अंडर फ्लूइड रहता है, पानी रहता है, और ये पानी देखो, अब ये बॉल की तरह है, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो आई में प्रेशर होता है, और अगर ये प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए तो कंडीशन को क्या बोलते हैं? ग्लूकोमा। बस इतना याद रखना है, ग्लूकोमा में क्या होता है? आई का प्रेशर बढ़ता है अंदर से, तो प्रेशर बढ़ेगा तो उससे प्रॉब्लम्स होगी, विजन लॉस हो जाता है। कैटरैक्ट भी आई की डेफिशिएंसी, आई की वन ऑफ द डिजीजेस है कैटरैक्ट। तो पूरा ये लेंस जो आगे वाला लेंस से ब्लर हो जाता है, आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है इसमें। और प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई, जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, और दूसरा है विटामिन ए डेफिशिएंसी, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो। तो हम बोल रहे हैं कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा रीजन है जो आंखों के अंधेपन के लिए रेस्पॉन्सिबल है चिल्ड्रन में, बच्चों में वर्ल्ड वाइड? तो इसका आंसर है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। आप ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आंखों का अंधापन होता है चिल्ड्रन में, और ये लीडिंग कॉज है जो ब्लाइंडनेस का है बच्चों में वर्ल्ड वाइड। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following factors can increase the risk of being overweight or obese? बोलता है जो 4 ऑप्शन नीचे है, इनमें से कौन से फैक्टर है जो रिस्क बढ़ा देंगे किस चीज का? मोटापे का, ओवरवेट होने का, आपकी बॉडी वेट ज्यादा होने का। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। लैक ऑफ स्लीप, अगर आप कम सोओगे क्या उससे आपका मोटापा बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ता है, साइंटिफिक है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं है, आप कम सो रहे हो, तो आपका वजन बढ़ेगा, गेन होगा। बर्थ वेट, अगर जब आप पैदा होते हो उसी टाइम आपका वेट बहुत ज्यादा है जेनेटिक रीजंस की वजह से, तो आगे जाके आप ओबीस हो सकते हो, ये भी कॉज है। लैक ऑफ स्लीप कॉज है, आप उससे मोटापा हो सकता है। बर्थ वेट, अगर बचपन में ही आप जब पैदा हुए उसी टाइम मोटे थे, तो आगे आप ओबीस हो सकते हो, आप और मोटे हो सकते हो। डाइटरी पैटर्न, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका डाइटरी पैटर्न ठीक नहीं है, तो उससे भी ऑब्वियसली आप ओबीस होगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। सिंपल है। कौन से फैक्टर्स है जिससे आप मोटे हो सकते हो? तो लैक ऑफ स्लीप से भी बंदा मोटा होता है, बर्थ के टाइम अगर वेट ज्यादा है तो उससे भी मोटा होता है, डाइटरी पैटर्न ठीक नहीं है उससे भी मोटा होता है। तो आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है एमॉक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन आर एग्जांपल्स ऑफ। यहां पे 4 वर्ड्स हैं, एमॉक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। अब मैं बोलूं कि चलो आपको डॉक्सीसाइक्लिन नहीं पता, लेकिन एमॉक्सिलिन तो मैक्सिमम लोगों ने खाया होगा। जब भी बीमार पड़ते हो डॉक्टर के पास जाओगे, एंटीबायोटिक में वो एमॉक्सिलिन देता है, एमॉक्सिक्लेव करके दवाई आती है 650 mg, तो एमॉक्सिलिन तो खाया होगा। एजिथ्रोमाइसिन भी खांसी होती है, लेते हो एजिथ्रोमाइसिन। तो ये चारों ऑप्शन बोल रहा है ये है क्या? ये बैक्टीरिया है, ये पैथोजन है, ये एंटीबायोटिक है, ये वैक्सीनेशन है। तो सिंपल आंसर है आपका ये सारे के सारे क्या है? एंटीबायोटिक्स है। ज्यादा परेशान नहीं होना। एमॉक्सिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन क्या है? आपके एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक क्या होता है? ये वो दवाइयां है। एंटीबायोटिक क्या होता है? ये दवाइयां है, मेडिसिन है, जो क्या करती हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं। या तो किल करेंगे या तो इनकी ग्रोथ को रोकेंगे, सीज करेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखो इसमें। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is या आर द मेन रीजंस ऑफ malnutrition?
नीचे 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कि कौन सा रीजन है माल न्यूट्रिशन का, जिसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है। माल न्यूट्रिशन मतलब आपको कम न्यूट्रिशन मिल रहा है। आपका पहला ऑप्शन है लिमिटेड एक्सेस टू एडुकेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है। अब देखो, अगर आप में प्रॉब्लम्स है, माल न्यूट्रिशन है और हेल्थ केयर फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है, आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटी ही नहीं है, तो डेफिनेटली आप में माल न्यूट्रिशन ज्यादा होगा। तो ये एक माल न्यूट्रिशन का रीजन तो है, इनडायरेक्ट रीजन है। दूसरा बोल रहा है लिमिटेड एक्सेस टू फूड एंड इट्स अफोर्डेबिलिटी, आपके एरिया में खाने की कमी है, लिमिटेड एक्सेस है, अफोर्डेबल नहीं है, फूड महंगा है, तो दोनों सूरतों में आपको खाना नहीं मिल रहा है तो माल न्यूट्रिशन होगा। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा है ज्योग्राफिकल सेग्रीगेशन एंड पुअर एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट्स ड्यू टू लैक ऑफ रोड्स। ज्योग्राफिकल सेग्रीगेशन, आप एक अलग थलग एरिया में रहते हो जहां पे मार्केट ही बहुत दूर है, रास्ते ही नहीं है, पहाड़ पे रहते हो, तो बड़े सारे लोग रहते हो ना जो ऊपर ऊपर रहते हैं जहां पे अभी तक रास्ते नहीं है, तो सीधी सी बात है इनमें माल न्यूट्रिशन तो हो सकता है, क्योंकि इनको खाना लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है, और क्या पता जिस इलाके में हो उधर खाना अवेलेबल हो, उतना ज्यादा अवेलेबल ना हो। तो ये तीनों ही चीजें माल न्यूट्रिशन के रीजंस रहते हैं। तो यहां पे ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज आ जाएगा आंसर, क्योंकि तीनों के तीनों ऊपर वाले ऑप्शंस क्या है, माल न्यूट्रिशन के रीजंस है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारे पास है ओवर न्यूट्रिशन लीड्स टू स्टंटिंग, ओवर न्यूट्रिशन, आप ज्यादा खाना खा रहे हो उस वजह से आपको स्टंटिंग हो रही है, मतलब स्टंटिंग होता है ग्रोथ नहीं हो रही अच्छे से, ग्रोथ कम हो रही है। तो मुझे बताओ यहां से खाना ज्यादा खा रहे हो और ग्रोथ कम हो रही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं है करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रहा है अंडर न्यूट्रिशन लीड्स टू ओबेसिटी, आप कम खाना खा रहे हो और यहां से मोटे हो रहे हो, मुझे बताओ सही है? नहीं है सही, उधर से खाना कम खा रहे हैं और इधर से बोल रहा है मोटे हो रहे हो, तो गलत है। और तीसरा है हमारा अंडर न्यूट्रिशन लीड्स टू अंडरवेट, आप कम खाना खा रहे हो जिस वजह से आपका वजन भी क्या है, कम, तो ये सही है हमारा। और डी पार्ट आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सी हमारा करेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि कम खाने से कम वेट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट कैन बी यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, इनमें से कौन सा प्लांट है जो ब्लड प्रेशर में काम आता है। ब्लड प्रेशर होता है, देखो आपका हार्ट क्या करता है, हार्ट आपका मोटर है, पंप करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराता है, और हार्ट को क्या करना पड़ता है, प्रेशर बनाना पड़ता है जिससे ये ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। और हार्ट जो प्रेशर बनाता है वो 120/80 mmHg होता है, इतना प्रेशर बनाता है हार्ट, जिससे क्या होता है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और अगर ये प्रेशर इससे कम हो, ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, और अगर ज्यादा हो तो जो आपकी ब्लड वेसल्स है उनमें प्रेशर बढ़ेगा। जैसे आप घर में पाइप को पकड़ते हो ना आगे से, तो पानी एकदम से निकलता है छू करके, तो वैसे ही अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वेसल्स में भी ब्लड बहुत तेजी से चलेगा, जिससे वेसल्स के रप्चर होने का खतरा रहता है, वेसल्स के फटने का खतरा रहता है, और इसी चीज को आप ब्लड प्रेशर बोलते हो, जब हार्ट ज्यादा प्रेशर बना रहा है, वेसल्स में ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो ये बोलता है कौन सा मेडिसिनल प्लांट है जो यूज होता है ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए। आपके पास ऑप्शंस है सरबगंड, बबूल, जामुन, तुलसी। सिंपल आंसर याद रखो, सरबगंड एक ऐसा प्लांट है जो ब्लड प्रेशर में काम आता है। सरबगंड को हम साइंस में रावुल्फिया सरपेंटिना बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। सरबगंड को हम रावुल्फिया सरपेंटिना बोलते हैं, और इसको हिंदी में सरबगंड बोलते हैं, और ये जो सरबगंड है ये ब्लड प्रेशर में काम आता है। चलते हैं आगे, और ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है जो नॉन इन्फेक्शियस है। नॉन इन्फेक्शियस है मतलब पैथोजन से नहीं होती। न्यूमोनिया आपका पैथोजन से होता है, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोमाइसिस न्यूमोनी, मैंने लेक्चर में बताया हुआ है कि न्यूमोनिया पैथोजन से होती है। हाई ब्लड प्रेशर, क्या हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर की बीमारी पैथोजन से होती है? नहीं होती, तो हमारा आंसर तो सीधे यही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, पैथोजन से होती है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होती है।
तो यहां पे आंसर क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, क्योंकि ये पैथोजन से नहीं होती। ठीक है, इसके रीजंस और होते हैं। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, रिस्क फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज में इंक्रीज विद हाई इंटेक्स ऑफ, इनमें से किसका इंटेक करने से, कौन सी चीज लेने से हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है? कोरोनरी हार्ट डिजीज। पहले तो समझ लो कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या है। देखो आपका हार्ट है ना, आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, और हार्ट में ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट को ब्लड देती है। देखो हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड देता है, लेकिन हार्ट को खुद भी तो ब्लड चाहिए काम करने के लिए, तो हार्ट में भी वेसल्स होती है जो हार्ट को सप्लाई करती है। और अगर हार्ट की वेसल्स में, देखो ये हार्ट की वेसल है, यहां से ब्लड जा रहा है, तो अगर इसमें फैट जमा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, फैट जमा हो जाए, तो जगह कम हो जाएगी। तो वही पाइप की एग्जांपल, पाइप में ऐसे जगह कम करते हो तो एकदम से पानी निकलता है, तो यहां जगह कम हो गई तो ब्लड भी एकदम से निकलेगा, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से दूसरी प्रॉब्लम्स होगी। तो यहां पे बोल रहा है कौन सी चीज क्या कर सकती है जिसके खाने से कोरोनरी हार्ट डिजीज के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां पे कोकोनट ऑयल है, कोकोनट है, रेड पाम ऑयल है, एनिमल फैट है। सीधे अभी मैंने आपको बताया फैट जमा हो जाता है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? एनिमल फैट, क्योंकि फैट आपका ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, ओवरवेट एंड ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ, अगर आप ओवरवेट हो, आपका वजन ज्यादा है, आप ओबीस हो, तो आप में क्या होने के चांसेस रहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एड्स, ऑल ऑफ दीज। सीधे आंसर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगर आप मोटे हो, ओबीस हो, तो आप में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब डायबिटीज। सीधी सी बात है, जो मोटे होते हैं उनमें डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे कि अगर आप ओवरवेट हो, ओबीस हो, तो आप में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर विल यू कीप ए पर्सन विद इंफेक्शियस डिजीज, अगर कोई बंदा है जिसमें इंफेक्शियस डिजीज है, किसी पैथोजन की वजह से उसमें बीमारी है, क्योंकि आपको पता है इंफेक्शियस डिजीज क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है। तो आप उस बंदे को क्या करोगे? सीधे कोविड के टाइम पे क्या करते थे? सेपरेट रूम में रख दो, अलग थलग रख दो, क्योंकि अलग थलग रखोगे तो दूसरों के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो दूसरे बंदों में वो डिजीज नहीं फैलेगी। सिंपल आंसर। चलते हैं आगे। और जेके एसएसबी इस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीज याद रख लेना, कभी कभी हम यही चीजें लास्ट में गलत करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय मॉस्किटो, कौन सी बीमारी है जो मॉस्किटो से होती है, जो मच्छर के काटने से होती है? यहां पे है न्यूमोनिया, डेंगू, मीजल्स, मलेरिया। अब ये तो सबको पता है, मलेरिया किसकी वजह से होती है? मॉस्किटो के काटने की वजह से। और मैं आपको बताऊं डेंगू भी कैसे होता है? मॉस्किटो के काटने की वजह से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड डी। मलेरिया फीमेल मॉस्किटो, कौन? फीमेल एनोफिलिस, ये मैंने लेक्चर में बताया हुआ है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है जिसके काटने की वजह से मलेरिया होता है। और डेंगू फीमेल एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो होता है जिसकी वजह से ये फैलता है। तो आपने ऑप्शन में बी एंड डी सिलेक्ट करोगे, ये आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। और आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। 25 क्वेश्चंस मैंने लाए थे, और आई होप आपने मैक्सिमम अच्छे से आंसर किया होगा सब क्वेश्चंस का। तो 25th क्वेश्चन कर लेते हैं। डैश डैश इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो फैलता नहीं है, एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलता नहीं है? इन्फेक्शियस कफ, अगर खांसी है इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, तो डेफिनेटली वो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलेगा, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। मीजल्स, मीजल्स वायरल डिजीज है, एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलता है। हार्ट स्ट्रोक, अगर किसी को हार्ट में स्ट्रोक आ रहा है, तो ये एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलता। किसी एक बंदे को हार्ट में स्ट्रोक आ रहा है तो उसको छूने से दूसरे बंदे में भी आ जाएगा, तो ये नहीं फैलता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो यहां पे हमने आज का लेक्चर कंप्लीट किया, और आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया। जो भी मैंने चीजें पढ़ाई, जो भी एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो बस मेरी इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहो,
जितना पढ़ोगे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहो। एमसीक्यूज आपने बड़े सारे करने हैं। हर दिन की आदत बना लो कि 2 घंटे तो आपको एमसीक्यूज में देने ही देने। और जो कंसेप्ट आपको नहीं पता, आपको लेक्चर नहीं पता, जैसे आपको कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल आपने पहले से पढ़ा ही नहीं अभी, तो उसके एमसीक्यूज डायरेक्ट मत करो। पहले उस टॉपिक को पढ़ो और उसके बाद एमसीक्यूज करो। और जहां भी इशू आता है ना, हमें बताओ, मुझे बताओ, हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। जो मैं टॉपिक डील कर रहा हूं उसको मैं आंसर करूंगा। जैसे यहां पे मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं, मैं पेड में आपको जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री करा रहा हूं, तो वहां पे कोई क्वेश्चन है आप मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा। और मेरी कोशिश रहती है बेस्ट से बेस्ट करने की। हाँ, कुछ कमी पेशी रहती है, आप बताओ, वो दूर करेंगे। बाकी पढ़ते रहो। और सब स्टूडेंट से ये तो एडवाइस ही होती है, हम एडवाइस कर सकते हैं। आपको मंजिल भारत पे जेके पीएसआई का, जेके पी कांस्टेबल के कोर्सेज अवेलेबल है, आप ले सकते हो। फायदा उठाओ, इतने अच्छे टीचर है, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा ही मिलेगा सब कुछ। बाकी पढ़ना आपने खुद से ही है, मेहनत करते रहो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहो। बाकी कोर्स लेना वो आपका डिसीजन है। मेरी तो एडवाइस है कि लो, कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे अवेलेबल है, आप ले सकते हो। और अच्छा करो, पढ़ो, डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी। आप पढ़ो, मेहनत करो। बाकी जब हमारी सिलेक्शन नहीं होती ना, तब भी हमें ही कुछ कमी रहती है और उस कमी को दूर करना होता है। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।